हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो कि आज पेपर हुआ है, ठीक है ना। तो आज जो पेपर हुआ है वो हुआ है एनएमसीएमएस का। उसका जो सॉल्यूशन है वो आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि पहले हम साइंस उठाते हैं, साइंस सेक्शन उठा लेते हैं। तो देखिए, पहला उसमें 91 क्वेश्चन दिया हुआ है। कार्य जल्दी जल्दी मिलाना है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हमें अपना वीडियो लंबा करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सके आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। बढ़िया। तो देखिए, 91 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता बेटा सबको पता है, ऊर्जा ही कहलाती है। तो ये ऊर्जा हो जाएगा। कह रहा गतिशील वस्तु कौन सी है, तो बेटा गतिशील इसमें देखो मेज और उड़ता पंछी ही होगा। फिर कह रहा है कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए जा रहा है। तो मार्ग पर चलेगा तो आधा पर जब चलता है तो विस्थापन, दूरी और विस्थापन में पता ही है तुम लोगों को। तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा सबको। फिर कह रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। ऊर्जा का मात्रक हमें पता है कितना होता है, जूल होता है। फिर कह रहा है किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो बेटा जो दूरी होती है वो या तो इक्वल होगी या ज्यादा होगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है इतना। फिर आता है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे हुए समय को क्या कहते हैं, है ना। एक कंपन मतलब वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वही तो हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। वन ऑसिलेशन में जो टाइम होता है बच्चे वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर है इतना। तो ये हमारा आवर्तकाल वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम देखो, तो देखो बेटा 96 तक हो चुके थे। अब 97 देखो, 97 में कह रहा है कि तड़ित चालक किससे बनाया जाता है। तड़ित चालक का तुम्हें पता है, कई बार बताया जा चुका है कि तांबे से बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है। तो निम्न में से दीप्त वस्तु कौन सी नहीं है भाई, पुस्तक ही है यार। इसमें कौन सा बहुत टफ था, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ये 99% बच्चों का सही हुआ होगा, जिनका गलत हुआ वो गलती से गलत हुआ होगा, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है समतल दर्पण पर अभिलंबोत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होगा। तो भैया समतल दर्पण पे जब भी होगा तो 90 डिग्री पे आएगी तो उसी पे चली जाएगी। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, तो देखो ये 99 क्वेश्चन तक हो गए। 99 में कह रहा था समतल दर्पण अभिलंबवत प्रकाश और इसके बीच का, फॉर अ रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल आई एंड एंगल। अच्छा, अगर कोई भी नॉर्मल ही गिरेगी तब क्या होगा। तो नॉर्मली हमें पता है कि वो होगा, तो यहाँ पे देखो 99 का जो आएगा वो आ जाएगा सेकंड पार्ट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि निम्न में पारदर्शी वस्तु कौन सी। पारदर्शी में देखो बेटा दर्पण कई लोग लगा करके आए, लेकिन दर्पण में नहीं होगी, क्योंकि दर्पण में एक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, पॉलिश होता है। तो जो आंसर होगा वो इसका क्या हो जाएगा, स्वच्छ कांच हो जाएगा। स्वच्छ कांच इसका जो आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतना। फिर उसके बाद देखो 101 पे कह रहा है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप तुम्हें फ़ारेनहाइट में याद होना होगा, कई बार याद कराया भी गया है बच्चों को। तो 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। इंद्रधनुष बेटा, इंद्रधनुष कई बार कराया जाता है क्लासों में। तो इंद्रधनुष में मध्य जो होता है, मध्य का वर्ण जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, हरा होता है। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद देखो 103 क्वेश्चन है। 103 क्वेश्चन में लिखा गया है निकट दृष्टि दोष की स्थिति में, अगर निकट होता है तो हमें क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। तो इस समय तुम्हें पता है कि जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बनता है। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आता है 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो नवीकरणीय स्रोत के लिए हमें पता है ये सौर ऊर्जा जो होता है वो काफ़ी नवीकरण, काफ़ी लेटेस्ट चल भी रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, सुनने में आया ही होगा तुम लोगों के। फिर उसके बाद आया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर बदलना है, केमिकल को अगर इलेक्ट्रिकल में बदलना है तो बेटा इलेक्ट्रिकल सेल होता है इसका आंसर, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिक सेल जो होगा, दोनों ही दिखा दे रहा हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों, तो इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आता है क्रोमियम। अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी। कह रहा है क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कौन सा है। तो क्रोमियम ऑक्साइड जब भी मिलाते हैं तो निर्मित कांच जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। फिर आया 107 क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन में कह रहा है पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में लगता है, सबसे कम किस में लगता है। तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा लगता है सॉलिड में, ठोस, द्रव और गैस। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर आया 108 क्वेश्चन। 108 क्वेश्चन में देखो प्रत्यावर्तित परिवर्तन मतलब रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज में क्या हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या मोम का पिघलना। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आया गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना जो होता है वो काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन बताए गए थे इसके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कितना आ जाएगा, लेड आ जाएगा। बेटा आप लोग अपने नंबर और जिले का नाम ये कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ताकि पता चले किसके कितने सही चल रहे हैं, ठीक है। 110 क्वेश्चन देखते हैं। 110 क्वेश्चन में लिखा गया है प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधोबिंदु का ताप क्या होता है। तो प्रयोगशाला में जो यूज होता है वो हमारा हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद देखो आया पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है। तो पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो तुम्हारी क्या होती है, एटम होती है, परमाणु। कपास की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त तापमान होगा। तो कपास की खेती देखो, कपास की खेती इंपॉर्टेंट था ये, तो 21 से 27 डिग्री होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त तापमान हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भेड़ के रेशों के लिए चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भेड़ के रेशे वगैरह के लिए जो होती है वो तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अभिमार्जन, स्कोरिंग। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो x के समतुल्य है, तो यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन करनी थी और रिएक्शन में क्लियर दिखाई दे रहा है तुम्हें कि यहाँ पे Na जो है वो 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गए। तो यहाँ पे तुम्हारा क्लियर है NaCl और H2O, तो NaCl आएगा इसका बेटा, ठीक है, NaCl होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद आया पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से क्या बनता है। तो इसके मिश्रण से सबको पता है कि हार्ड ग्लास बनता है। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही होना चाहिए। फिर आया इसके बाद कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में हमें पता है कि बी विटामिन बी जो होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। फिर उसके बाद देखो 117वां क्वेश्चन। 117वें में आया है कि हरे पौधों द्वारा भोजन। ये तो बेटा हमें लगता है 99.99 सही ही होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, ये तो हमेशा बताया ही जाता है। फिर उसके बाद आया लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो लार में बेटा जो पाया जाता है वो कहलाता है टाइलिन। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे ये टाइलिन हो जाएगा। 119 क्वेश्चन देखो, पक्षियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है। पक्षियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है बेटा उसका आंसर हमारा क्या होगा, यूरिया होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। देखो क्वेश्चन मैं वहां पे टिक कर दे रहा हूँ ताकि तब भी तुम मिलाओ तो तुम एक एक करते हुए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जानो और अपने नंबर भी मैच करा ले जाओ, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इतनी डिस्कस हो जाएंगी। क्लियर है इतना, समझ में आ रही बात। तो ये चीजें यहाँ तक इतनी हो जाएंगी। 119 क्वेश्चन तक हो गया। एक मिनट बेटा रुकना। ठीक, अब इसके बाद देखो 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अपुष्पी पौधा कौन सा है। अपुष्पी पौधा यहाँ पे जो है वो फर्न है। एकदम अलग दिखाई भी दे रहा है तुम लोगों को। मानव में कितनी हड्डियां होती हैं ये तो दुनिया को पता है। दुनिया को क्या पता है कि 106 हड्डियां होंगी, 206 हड्डियां जो होती हैं वो मानव में होती हैं। एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है। तो एक लिंगी पुष्प हमें पता है कौन सा है, पपीता है। ये सब बायो का है पार्ट, तुम लोगों ने किया होगा अपने अपने स्कूलों में, कोचिंग में कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद क्या है, बहुकोशीय जंतु का उदाहरण है। तो बहुकोशीय जंतु जो है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगी, मछली। क्लियर है इतना। तो ये 123 क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद देखो लिखा हुआ है पौधों में निषेचन के पश्चात। पौधों में निषेचन के पश्चात जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, विकसित होकर क्या बनता है भैया, फल बनता है। उसमें क्या है,
ये तो सही था क्वेश्चन, इसमें तो ऐसा कोई नहीं था। एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण है, एक कोशिकीय जंतु का जो उदाहरण है बेटा वो कौन सा होने वाला है? केचुआ। केचुआ इसका राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें पता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया जाता था? ऋग्वेद में किया जाता था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में ही सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण बेटा, ये हिस्ट्री सही से पढ़ो तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। फिर उसके बाद देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था? तो अब्दाली जी थे, अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने जो है पराजित कर दिया था। फिर उसके बाद शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो? पेशवा को था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पेशवा ही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद देखो, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति हुई थी वो हमारी हुई थी सम्राट अशोक जी के समय की हुई थी। ये इतना याद होना चाहिए बेटा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, सासाराम में ये स्थित है। क्लियर है इतना? देखो इसके मैथ्स के क्वेश्चन पे लगाते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन में आंसर मिला लेते हैं, पूरा विधिवत सॉल्यूशन जो होगा वो बाद में आपको मिल जाएगा। अभी जो आप लोग एक्साइटेड हो कि कम से कम कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हुए हैं, कितना आपका स्कोर बन रहा है, तो मैं पूरा आपको पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो 161 में बेटा जो आएगा, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई लिखा हो, तो इसका आंसर होगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अभिषेक के पास इतना है तो माइनस करके आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.15। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे -a+1 5 हो जाएगा, 5 - 1 तो a की वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन x और y प्रतिलोम समानुपातिक हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना होता है कि x/y का मान क्या होने वाला है? अचर होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो 165 लिखा हुआ है, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या कितनी है? 10 है। तो वृत्ताकार पाइप की अगर त्रिज्या इतनी है और हमसे क्या कह रहा है, टेप निकालना है, तो सरकमफेरेंस ही तो निकालना है, तो सरकमफेरेंस इसका आ जाएगा 62.8, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है 166 की। तो 166 पे देखो, 166 का जो आंसर थर्ड होगा वो ज़्यादा सही है, मतलब सही है, ज़्यादा सही क्या होता है वो क्लियर है। फिर उसके बाद आया 167, जल्दी जल्दी बोलने में देखो हमसे ही फंबल हुआ जा रहा है। तो 167 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आया 168। अब यहाँ पे 11 से विभाजित है, तो 11 में हमें पता होता है कि ऑड नंबर का और इवन नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो तुम्हारा कितना होता है, उससे आएगा। तो 168 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, समद्विबाहु लिखा गया, तो इसकी कंडीशन लगाई गई, और यहाँ से जब कंडीशन लगाओगे तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर देखो आया 170, 235 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो इसका बेटा 235 का करोगे तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 20%, 30% और 50% आ जाएगा। फिर देखो 171 में जो सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा 19 होल 1/9 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ बॉड मास का रूल लगा करके करा जाएगा, तो 172 का आंसर जो होगा वो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा और लासा, ये सब दिया हुआ है और हमें क्या करनी है, संख्या निकालनी है। तो 173 का जो होगा वो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। 174 देखो, 174 में 360 अपॉन थीटा करके करते हैं, तो यहाँ से 174 का जो होगा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखो ये पूरा 360 होना चाहिए, तो यहाँ से 360 जब करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 171 आ जाएगी। इसमें देखो 100 डिग्री ये दिया गया है, तो इधर वाला अगर हम बनाते तो ये कितना होता, 80 हो जाता, और 80 का डबल तो ये कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। कह रहा निम्न में से शून्य के बराबर नहीं है, ज़िंदगी ही शून्य हो जा रही है पेपर देने के बाद, तो सब कुछ शून्य ही लगेगा तुमको। तो ये आ जाएगा 0 + 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 0 + 10 डिग्री कितना होगा, 0 ही होगा। फिर कह रहा है 3 होल 1/3 का गुणात्मक प्रत्यात्मक पूछ रहा है, गुणात्मक में 0.3 हो जाएगा। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद क्या आया, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला पता ही रहता है हमको, तो जब ये वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ से 14 आंसर इसका आ जाएगा। मॉड लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को बताइए, कमेंट में बताइए मैथ्स में कितने सही हुए, अलग अलग सब्जेक्ट का बताइएगा बेटा। आप सब लोग, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही, तो अलग अलग सब्जेक्ट का आप लोग बताइएगा कितने कितने सही हो रहे हैं आपके। ठीक है, चलो।
अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। तो देखो 146 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। तो ठंडी जो हमें पता है वो कौन सी होती है, ब्राजील की धारा होती है। फिर लिखा हुआ नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो वो हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो पता ही है हम सबको, ठीक है ना। फिर उसके बाद आया 148, तो कह रहा है वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है। वलित पर्वत का बेटा जो उदाहरण है वो हिमालय है, ठीक है ना। ये सब सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, सही होने चाहिए थे आप लोगों के। फिर लिखा हुआ है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो ये होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है गंगा यमुना, ये बेटा 100% सही हुआ होगा सबका, प्रयागराज है इसका। सूचना का अधिकार 151, तो सूचना का अधिकार जो था वो आया था कब, 2005 में आया था। 2005 में मनमोहन सिंह के समय पे सूचना का अधिकार आया था, जिसको हम लोग RTI एक्ट बोलते हैं। अब ये खत्म हो गया है लगभग। 152 में जो आंसर होगा कह रहा अनन्य भाग नहीं है, तो वो उपराष्ट्रपति है। मौलिक अधिकार कई बार बताया गया है आप लोगों को। 153 का जो होगा वो होगा 6, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद नहीं, यहाँ पे 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। तो संरक्षक जो है वो न्यायपालिका को माना गया है। कोई भी बात होती है ना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो वही है हम लोगों का संरक्षक, जुडिशरी एरिया। लोकतंत्र का चौथा तो मीडिया को कहा जाता है। आजकल उसकी हालत थोड़ी डाउन हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन 156 का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बेटा गोविंद बल्लभ पंत थे, पंत सर थे, पंत साहब थे, उन्होंने वो कराया था। जिला पंचायत सदस्य 21 वर्ष होती है। जिला पंचायत के लिए कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका 21 वर्ष आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। सीटें बोल रहा है यहाँ पे, तो ये अभी अभी चुनाव हुआ है, इसीलिए ये पेपर में आया है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। और तो 80 हो जाएगी। और स्थायी सदस्य जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का भी ओवरऑल हो ही गया है।